नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 11वीं कड़ी में हम बातचीत कर रहे हैं। अभी तक 10 कड़ी जो हमने बात की वो इस विषय में था कि गांव पंचायत क्या क्या अधिकार हैं, क्या अधिकार आपको नहीं मिले हैं, संविधान ने क्या व्यवस्था बनाई है और उस संवैधानिक व्यवस्था को दरकिनार करते हुए किस तरह से गांव को गुलाम बना के रखा गया है। मैंने 5 गुलामी के बारे में आपसे अभी तक चर्चा की। पहली गुलामी मैंने कहा था कि निर्णय लेने की गुलामी है। दूसरी गुलामी के बारे में मैंने कहा था वित्तीय गुलामी है। तीसरी गुलामी के बारे में मैंने कहा था कि अधिकारियों कर्मचारियों की गुलामी है। चौथी गुलामी के बारे में मैंने कहा था कि सरकार की गुलामी है। और पांचवी गुलामी जो है नेताओं की गुलामी है। और ये भी मैंने बताया कि इस गुलामी से मुक्ति कर दिलाने के लिए कोई सरकार आपका साथ नहीं दे रही है। मैंने प्रधानमंत्री जी का भी जिक्र किया था कि उनको सारी चीज़ों की जानकारी होते हुए भी उनकी भी कोई रुचि इस गुलामी से मुक्ति दिलाने में नहीं। तो फिर मैंने ये सवाल उठाया था कि अगर इस गुलामी से मुक्ति अगर पानी है तो क्या रास्ता है। तो रास्ता यही मैंने बताया कि बस अब आंदोलन का रास्ता है। और उस आंदोलन का रास्ता क्या होगा, अब हम इसकी चर्चा आज से शुरू कर रहे हैं। 11वीं कड़ी के बाद हम उसी की चर्चा अब शुरू कर रहे हैं कि गांव की गुलामी से कैसे हमको मुक्ति, इस जो गांव जो गुलाम बने हुए हैं उनको कैसे मुक्त किया जाए। साथियों, पहली मुक्ति तो ये है कि कोई भी मुक्ति का क्या रास्ता हो, आखिर में आंदोलन का रास्ता है और कोई तो रास्ता है नहीं। तो गांव के लोग आंदोलन कैसे करें, ये बड़ा भारी सवाल है ना। तो मैंने कहा था कि देखिए, मैं कोई चीज़ यहाँ से आपको नहीं बता दूंगा कि ये आंदोलन का रास्ता है और उसको उस आंदोलन के रास्ते को आप चुन लीजिए और शुरू कर दीजिए कि आप आंदोलन ऐसे करते चले जाएंगे और वो सफल हो जाएगा। ये रास्ता नहीं है साथियों। आंदोलन करने के लिए आपको ये चाहिए कि मैं तमाम महापुरुषों ने जो देश को आज़ाद कराया या तमाम देश में अत्याचार और अन्याय के लिए संघर्ष किया, उन लोगों ने कैसे वो आंदोलन करके और कैसे सफलता पाई, उन सभी महापुरुषों के बारे में आपको मैं बताता चलूँगा। आप उनकी बातों को, उनके रास्तों को देखिए, समझिए और अपने गांव में जो आपका सामर्थ्य हो, जो समझ हो और जो आपको परिस्थितियाँ अनुकूल दिखती हों, उन रास्तों को देख के आप उसके हिसाब से अपना निर्णय लीजिए और अपने गांव में आंदोलन की शुरुआत करिए। तो इसीलिए मैंने आज से शुरू किया कि महापुरुषों के बारे में आपको बताता चलूँगा कि कैसे महापुरुषों ने आंदोलन किए हैं। साथियों, सबसे पहले जो आप जानते हैं कि गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया। तो गांधी जी ने कैसे आंदोलन किया इस देश को आज़ाद कराने में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगर गांधी जी को आप समझेंगे तो बहुत कुछ आपको आंदोलन के बारे में समझ में आ जाएगा। साथियों, एक बात बताऊं कि आंदोलन जो है ये गांधी जी को, जो आप क्या जानते हैं गांधी जी के बारे में? गांधी जी के बारे में नहीं जानते हैं। वो राष्ट्रपिता थे और देश को आज़ाद कराए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि गांधी जी की क्या एक दिन में राष्ट्रपिता बन गए और क्या एक दिन में देश को आज़ाद करा दिया उन्होंने? ऐसा नहीं है। गांधी जी का पूरा जीवन, मतलब युवा काल से लेके और जीवन के अंतिम काल तक गांधी जी आंदोलन संघर्ष करते रहे। और वो मैं बताऊंगा एक के बाद एक कि वो किस तरह से उन्होंने आंदोलन किया और संघर्ष किए और जीवन के अंत में उन्हें सफलता मिली, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाए थे। तो एक के बाद एक मैं गांधी जी के आंदोलनों को और उनके संघर्षों के बारे में आपसे बताऊंगा। आप गांधी जी के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि बहुत सारे आजकल नौजवान वो उनके बारे में, गांधी जी के बारे में सभी जानते हैं लेकिन उनके जीवन के बारे में थोड़ा कम लोग जानते हैं। और क्योंकि जो पढ़े रहते हैं वो आदमी भूल जाते हैं, तो मैं फिर उसको स्मरण दिलाता हूँ कि गांधी साहब का जन्म जो है 1869 में गुजरात में पोरबंदर है, वहाँ हुआ था। वो एक अच्छे परिवार के थे। उनके पिताजी रियासतों के दीवान थे, मतलब दीवान मतलब प्रधानमंत्री होते थे। तो वो रियासतों के दीवान थे
और वहाँ से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। लेकिन उन्होंने बाद की पढ़ाई जो है उच्च शिक्षा की जो पढ़ाई थी वो लंदन में जाके उन्होंने वहाँ से यूनिवर्सिटी पास की। गांधी जी सन 1869 में पैदा हुए। 1888 में लंदन गए। 3 साल लंदन में 91 तक उन्होंने यूनिवर्सिटी पास की और यूनिवर्सिटी पास करके भारत चले आए और उन्होंने सोचा कि हमें वकालत करूँगा। गांधी जी ने मुंबई में वकालत भी शुरू कर दी। अब बम्बई में वकालत के एक साल वकालत भी किया उन्होंने। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि गांधी जी को एक साउथ अफ्रीका में काम करने वाली कंपनी ने उनको अपना सलाहकार नियुक्त कर दिया और सलाहकार नियुक्त करने के बाद वो गांधी जी 1991 में अफ्रीका चले गए। 91 में गांधी जी अफ्रीका में जाके उस कंपनी के लिए कानूनी मसलों पर काम करने लगे। अब देखिए, अब अफ्रीका जाना ही गांधी जी के जीवन का एक नया मोड़ है और यहीं से उनकी जीवन यात्रा, वो संघर्ष की यात्रा शुरू होती है। और किस तरह से गांधी ने, जब अफ्रीका पहुंचे थे गांधी जी तो उनकी मात्र उम्र 24 साल थी। एक दिन वो अपने कंपनी के काम के लिए ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन के में उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट कंपनी ने दिया होगा। कंपनी के फर्स्ट क्लास के टिकट में थे, बैरिस्टर थे, सब सम्मानित व्यक्ति थे, जा रहे थे। उनके डिब्बे में एक अंग्रेज बैठा था। अंग्रेज उस अफ्रीका के देश के कानून ये व्यवस्था थी कि कोई सिर्फ अंग्रेज ही फर्स्ट क्लास में अंग्रेज लोग ट्रेवल कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, बाकी लोगों को फर्स्ट क्लास में अनुमति नहीं थी। अब ये गांधी जी फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे तो उस अंग्रेज ने आपत्ति की तो उस स्टेशन मास्टर ने, एक स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से उन्होंने शिकायत की थी। स्टेशन मास्टर आया और पुलिस के दल से कहा कि अब उतरो। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, मैं क्यों उतरूँ? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, चाहे फर्स्ट क्लास का टिकट हो नहीं हो, तुम अंग्रेज नहीं हो, तुम यात्रा नहीं कर सकते हो, भले तुम्हारे पास टिकट हो। गांधी जी ने कहा कि मेरे पास टिकट है, मेरा अधिकार है यात्रा करने के लिए, तुम्हारे कहने से मैं नहीं उतर जाऊँ। उन्होंने कहा नहीं, उतर जाओ। उन्होंने कहा देखिए, मैं उतरूंगा तो नहीं, मैं स्वेच्छा से नहीं उतरूंगा। अगर तुम्हारे पास बलपूर्वक तुम हमको हटा सकते हो तो हटा दो, लेकिन मैं नहीं उतरूंगा। और यही हुआ। गांधी जी को सामान उसने उठा के प्लेटफॉर्म फेंक दिया और गांधी जी को धक्के मार के उतार दिया। रात का समय था। रात के में गांधी जी को छोटे से स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर रात बितानी पड़ी। ठंड में गांधी बिता दी। अब एक 24 साल का नौजवान, देखिए समझने की बात आप लोगों की ये है, 24 साल का नौजवान एक विदेश, अपना देश नहीं था, विदेश में जाकर जहां अंग्रेजों की ताकत, सत्ता थी, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों की पुलिस थी, वहां वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। अधिकार क्या था कि हमारे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, यात्रा करने का अधिकार है, तो मैं यात्रा करूंगा। अब ये संघर्ष का वो गांधी जी ने अधिकार की जो लड़ाई इस 24 साल की उम्र में विदेश में जाके उन्होंने शुरू किया। अब ये कितनी बड़ी बात है। आज देखिए कितने 24 साल के नौजवान हैं और जो अपने अधिकारों के लिए अपने गांव, अपने शहर, अपने मोहल्ले में लड़ने के लिए तैयार है। कोई साहस कर पाता है क्या? लेकिन उस शख्स ने साहस किया। ये गांधी जी का अधिकारों की लड़ाई की शुरुआत वहां से हुई। फिर अफ्रीका में गांधी जी 1991 से, वो तो उनका जो नौकरी थी, जो कंपनी में गए थे, सिर्फ 1 साल की थी। 1 साल के बाद उनका ख़त्म हो गया। लेकिन गांधी जी 1 साल के बाद भी सोचे कि मैं नहीं, अब मैं नौकरी ख़त्म होने के बाद मैं भारत नहीं लौटूंगा, बल्कि यहाँ जो भेदभाव हो रहा है हिंदुस्तानियों और के साथ, उसके लिए मैं संघर्ष करूँगा। उसमें अफ्रीका में भेदभाव हो रहा था कि हिंदुस्तानी जो मजदूर जाते थे उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था कि आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, और रजिस्ट्रेशन की एक फ़ीस देनी पड़ती थी। और वो फीस उस ज़माने में केवल हिंदुस्तानियों को देनी पड़ती थी या और लोगों को जो अंग्रेज नहीं थे। उसके बाद एक भेदभाव था। दूसरा सबसे बड़ा भेदभाव था कि वहाँ हिंदुस्तानियों को वोट देने का अधिकार नहीं था, जबकि वो ही रहते थे, वो भी वहाँ के रह रहे थे। इन चीज़ों के लिए गांधी जी ने लड़ाई लड़ी
और गांधी जी ने इस लड़ाई को जीता। कानून बदलना पड़ा, हिंदुस्तानियों को वोट का अधिकार मिला और रजिस्ट्रेशन भी ख़त्म हुआ। तो ये गांधी जी वहाँ 20 साल रहे अफ्रीका में। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बीच वो कई 3 बार जेल गए, बहुत सारे संघर्ष किए और अंत में उनको 20 साल अफ्रीका में रह के हिंदुस्तानियों की लड़ाई, अधिकारों की लड़ाई, भेदभाव के खिलाफ लड़ाई और न्याय की लड़ाई लड़ते रहे। अब देखिए, इतना लंबा समय गांधी जी ने अफ्रीका में बिताया, उसके बाद आप समझ लीजिए कि ये जो तरीका उन्होंने अपनाया, इस तरीके से उन्होंने सफलता हासिल की। और ये सारा कुछ जो उन्होंने तरीका अपनाया बिल्कुल एक अहिंसात्मक ढंग से, कोई जो उनका आंदोलन का तरीका था बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके और सत्याग्रह का तरीका उन्होंने अपनाया। कि कहीं वो हिंसात्मक दृष्टि, तोड़ फोड़ हिंसात्मक तरीके नहीं, सब सत्याग्रह दृष्टि से उन्होंने अपनाया और सफलता मिली। उसके बाद जब गांधी जी 1915 में भारत आए, बहुत लोगों को ये नहीं पता, समझते हैं लोग गांधी जी तो जब पैदाइश से ही भारत में रहे। 20 साल 21 साल साउथ अफ्रीका में अपने सत्याग्रह, अपने आंदोलन, अधिकारों की लड़ाई, सब भेदभाव की लड़ाई, ये सब लड़ने के बाद 24 साल का नौजवान ने जो शुरू किया, करीब 45-46 साल की उम्र तक वो अफ्रीका में लड़ता रहा, एक दूसरे देश में लड़ता रहा। फिर वो व्यक्ति आता है भारत। 1915 में गांधी जी भारत आते हैं। अब भारत में उन्होंने कहाँ से अपनी ये आंदोलन शुरू किया? अब ये समझिए कि बैरिस्टर थे उस समय। 20 साल आंदोलन करने के बाद दुनिया भर में उनका नाम भी, देश भर में नाम था, दुनिया में बहुत में उनका नाम भी फैल चुका था कि ये आदमी हिंदुस्तानी जो है सत्याग्रह कर रहा है। 1915 में जब भारत आए तो भारत पहले तो 1 साल उन्होंने भारत की वो देखा, समझा, पूरा घूमा। 1917 में बिहार के चंपारण जिले में एक गांव में उन्होंने जाके आंदोलन शुरू किया। अब बताइए, गांव में, उसमें कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े नेता थे, बड़ी बड़ी बातें होती थी, बड़े बड़े सम्मेलन होते थे, लेकिन गांधी जी ने ये काम कहाँ से शुरू किया? एक बिहार के गरीब गांव में, चंपारण जिले के गांव में जाके उन्होंने शुरू किया आंदोलन। अब वहाँ आंदोलन जो वे चंपारण क्यों गए? इसलिए कि वहाँ नील की खेती होती थी। नील खेती क्या था कि अंग्रेज सरकार ने ऐसे कानून बना रखे थे कि नील की खेती बड़ी फायदेमंद खेती थी। तो अंग्रेजों ने कानून बना रखा था कि हर किसान के लिए जरूरी है कि अपने खेत के कुछ हिस्से में नील की खेती जरूर करें, और न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान थे। अब नील की खेती जो कि ये नियम तो बन गया, लेकिन पहले तो नील की खेती में फायदे, लेकिन बाद में नील की खेती में फायदा नहीं रह गया। उसके बाद भी अंग्रेजों ने नील की खेती जबरदस्ती करना उनसे करवाते थे। इसका परिणाम क्या कि किसानों को जितना फायदा होना चाहिए नील की खेती में फायदा नहीं होता था। वो खेती तो करते थे, लेकिन वो बिल्कुल गरीब से गरीब होते जा रहे थे और खाने यहाँ तक कि नंगे हो गए थे, बड़ी गरीबी में जी रहे थे। गांधी जी पहुँचे तो गांधी जी को लोग बुलाए, गांधी जी वहाँ गए और गांधी जी ने वहाँ से एक आंदोलन छेड़ा। हालांकि गांधी जी जब पहुँचे तो जनता उमड़ पड़ेगी, गांधी बैरिस्टर आए हैं हम लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए। बहुत सारे लोग, नेता कभी उनके पास गए नहीं, तो गांधी जी गए तो उन्होंने बड़ा उनका समर्थन दिया। उनके समर्थन को देख के वहाँ के SDM ने कानून लगा दिया कि 144 धारा लगा दिया कि इनको के पास कोई आएगा नहीं। जैसे होता है जब भी किसी आंदोलन को शुरू किया जाता है तो सरकारें उस आंदोलन को रोकना शुरू करती है। अब गांधी जी को आंदोलन उन्होंने रोकना शुरू किया। फिर गांधी जी ने जिद किया, लोग भीड़ जुटी, गांधी को पकड़ कर जब कचहरी में ले गए लोग, तो वहाँ हजारों की संख्या में हजूम कचहरी पहुँच गया। जहाँ जहाँ गांधी जाते थे उसके पीछे हजारों को हजूम चलती रहती थी। अंग्रेज सरकार को मजबूर हो गए, गांधी को छोड़ना पड़ा। कहा कि जो आप काम करना चाहते हैं जाके काम करिए। गांधी जी ने वहाँ किसानों की समस्याओं को लिखना, पढ़ना, अखबारों में देना, ये बताना शुरू किया कि नील की खेती का ये समस्या है। और उसका अंतिम परिणाम ये हुआ कि गवर्नर ने भी बुला के गांधी से बात किया, और वहीं गांधी जी तमाम, राजेंद्र प्रसाद वगैरह तमाम बड़े बड़े नेता जो कि वकील थे वहाँ, वो लोग भी गांधी के इस आंदोलन से प्रभावित हुए और उनसे जुड़े और गांधी जी को उस
नील की खेती के संबंध में जो भी कानून था उनको अंग्रेज सरकार को वापस लेना पड़ा। तो देखिए गांधी जी ने बहुत सहज ढंग से उस एक नील की खेती के आंदोलन को बिल्कुल अहिंसात्मक ढंग से उसका विरोध करना शुरू किया, जन समर्थन मिला और उस जन समर्थन का परिणाम क्या हुआ कि वहां भी उनको विजय मिली और वो कानून को वापस लेना पड़ा। तो ये गांधी जी का ये एक हिंदुस्तान की पहली विजय थी। उसके बाद और बिल्कुल एक आंदोलन के तरीके से उन्होंने कोई ऐसा आंदोलन जैसा सड़क फूक दो, आग लगा दो, ऐसा उन्होंने तो कुछ किया नहीं और उन्हें जन समर्थन मिला और उनको सफलता मिली। उसके बाद तीसरा आंदोलन गांधी जी का आता। मैं बहुत सारे गांधी जी ने आंदोलन किए, मैं सारे आंदोलन के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। जो मुख्य मुख्य आंदोलन है और वैसे आंदोलन जिसको आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से गांधी जी ने कैसे सहज ढंग से चीज़ों को अपने अधिकारों के लिए और गलत गलत कानूनों के लिए लड़ाई लड़ी। उसके बाद आप 1918 में एक ब्रिटिश सरकार ने 18 या 19 के बीच में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया कि किसी भी व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर सकते हैं बिना वारंट के और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। बहुत बार ऐसे कानून आते रहते हैं। ये रोलेट एक्ट जिसको कहते हैं, इसका विरोध देश भर में हो गया। जब इसका विरोध शुरू हुआ तो गांधी जी ने उसको विरोध को चल रहा था। इसी बीच इस कानून को विरोध करने के लिए आप याद होगा कि 1919 में जालियांवाला बाग अमृतसर में बहुत हजारों लोग जुटे उसके विरोध करने के लिए। और जब उसका विरोध करने के लिए उस कानून के लिए जालियांवाला में जुटे तो जनरल डायर नाम का आदमी था, उसने उस बड़ी भीड़ पे गोली चलवा दी जिसमें कि 12-13 लोग मारे गए, 2-3 हजार लोग उसमें घायल हुए। एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी 1919 में। इस त्रासदी के बाद से गांधी जी अपना देश बहुत दुखी था और फिर गांधी जी ने शुरू किया कि उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, सत्याग्रह शुरू कर दिया। और एक सत्याग्रह का मतलब यह है कि अब हम इस असहयोग आंदोलन शुरू किया, सत्याग्रह के माध्यम से असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। उनका सहयोग था कि हम इन्हें किसी प्रकार से अब सरकार का सहयोग नहीं देंगे किसी काम में। अब देखिए कितना एक छोटी सी बात थी कि हम सरकार के स्कूल में सरकार का सहयोग नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम नौकरी के लोग नौकरी नहीं में जाएंगे, स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे, लोग जहाँ जहाँ भी सरकार के काम है उसमें किसी भी कार्यक्रम में हम किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। स्कूल का बहिष्कार, दफ्तरों का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, तमाम बहिष्कार गांधी जी के कहने पर उन्होंने शुरू कर दिया। और इतने ही नहीं, गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों का भी बहिष्कार शुरू किया। कहा नहीं हम विदेशी वस्त्र पहनेंगे, अपना स्वदेशी उसके साथ जुड़ा कि हम जो भी करेंगे अपना स्वदेशी करेंगे और स्वदेशी वस्त्र हम खुद इनके कपड़े नहीं पहनेंगे और अपने पहनने के लिए खुद कपड़े बनाएंगे। और देखिए चरखा का उन्होंने शुरुआत की कि जगह जगह चरखा काटा जाएगा और चरखा काट के हम अपना जितना बनाएंगे उससे वस्त्र बनाएंगे और उस वस्त्रों को ही पहनेंगे। अब ये एक असहयोग और बहिष्कार का जो गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया उसका इतना जबरदस्त असर हुआ कि पूरे देश के लोगों ने उसको अपनाया और एक बड़ा अंग्रेज सरकार के ऊपर एक बहुत ही दबाव बना कि इस आंदोलन से तो ये तो व्यवस्था ही चरमरा जाए। लेकिन चूंकि गांधी जी हिंसा का साथ देते नहीं थे, वो सब अहिंसात्मक आंदोलन थे। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि 1922 में चौरी चौरा में गोलीकांड हुआ। असहयोग आंदोलन कर रहे थे सब लोग किसान, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करने के बाद जब लोग उनको थाने पहुंच गए छुड़ाने के लिए तो गोली चल गई। तो गोली चल के गुस्से के मारे उन लोगों ने उनको थाने को फूंक दिया। एक बहुत बड़ा हिंसात्मक आंदोलन हो गया। उसके बाद गांधी जी ने तुरंत ही अपने इस असहाय आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि गांधी नहीं चाहते थे कि हम हिंसा के रास्ते से अपने आंदोलन को चलाएं। तो ये 22 का आंदोलन, ये असहयोग आंदोलन हुआ। उसके बाद 1930 में, अब देखिए बीच में बहुत सारे आंदोलन, ये मत समझिए कि हम ये नहीं बता रहे हैं तो उसमें आंदोलन हुए, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। 1930 में आप सभी जानते हैं कि लाहौर में कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की और उस पूर्ण स्वराज की मांग में उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस ने अपना एक तिरंगा झंडा की घोषणा की और उन्होंने कहा कि हर 30 जनवरी को, ये 31 दिसंबर
1929 की तारीख में वो सम्मेलन हुआ और कांग्रेस ने कहा कि हम अपना झंडा आज़ादी का फहराएंगे। जगह जगह उन्होंने कहा कि अब इसकी आवाज़ उठाएंगे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ये तारीख थी 31 दिसंबर 1929 और उन्होंने एक डेट रखा 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी को युवा के देश भर के तमाम जगहों पर तिरंगा फहराया जाएगा और पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी। अब ये ज़बरदस्त लोगों ने उफान आया और 30 जनवरी को देश भर में तिरंगा झंडा फहरा के और एक आंदोलन चलाया गया, जिससे भी जगह तिरंगे झंडे को लेके एक तिरंगा झंडा भी आत्म गौरव का प्रतीक बन गया। जो लोग तिरंगा झंडा लेके लेते थे उसको अंग्रेजी सरकार उनको मारती थी, पीटती थी, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि कोई विरोध नहीं करेंगे और लोग विरोध नहीं करते थे, डंडे खाते थे, लेकिन तिरंगा नहीं छोड़ते थे। और कुछ ऐसे घटनाएं हुई तमाम मैं तो खुद ही गाजीपुर में गया था, जहाँ तहसील पर तिरंगा फहराने के लिए 6-7 नौजवानों को अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। मैं उस जगह पर गया तो तहसील का भवन आज भी है गाजीपुर में, और वहाँ ऐसे बहुत जगह पर इन्होंने तिरंगा फहराया नौजवानों ने, लोगों ने, तो उन्होंने गोली मार दी या उनको प्रताड़ित किया, जेल में बंद कर दिया। वो आंदोलन चलता रहा। इसके बाद एक नमक आंदोलन जब ये हुआ तो गांधी ने कहा कि ये तो बहुत गलत है। उन्होंने इसको कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने गांधी ने शुरू किया। और सविनय अवज्ञा मतलब अवज्ञा करेंगे लेकिन विनयपूर्वक करेंगे, हम आपका विरोध नहीं करेंगे लेकिन आपकी बात मानेंगे नहीं। 1930 में एक नमक आंदोलन, आप जानते होंगे कि देश में एक नमक आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। साबरमती से वो नमक आंदोलन थे, उन्होंने अपने आश्रम से 240 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे, उन्होंने कहा कि डांडी जगह थी समुद्र के किनारे, वो डांडी पे जाके हम नमक बनाए। नमक का आंदोलन क्यों चला कि नमक जो है वो सरकारों ने कह रखा था कि ये जो नमक है भारत के लोग नहीं बनाएंगे, नमक विदेश से आएगा, वो हमारे इंग्लैंड से आएगा और इंग्लैंड का जो नमक होगा वही भारतीय लोग खरीदेंगे। अब इंग्लैंड से आया हुआ नमक बताइए, वो महंगा नमक मिलता था, जबकि नमक तो हर पानी में समुद्र के किनारे जो खारा पानी होता है, आज भी गुजरात में जाए देखिए तमाम लोग नमक खारे पानी से पैदा करते हैं। ये बड़ा गलत कानून था और वो सिर्फ व्यवसायिक कानून था। अंग्रेज अपने को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा नियम बनाए हुए थे। इसका गांधी जी ने जबरदस्त विरोध किया, आगे जरूर है विरोध करने के लिए। अब उन्होंने अहमदाबाद में जहाँ उनका आश्रम था, साबरमती आश्रम, वहाँ से डांडी 240 किलोमीटर करीब 24 दिन की यात्रा गांधी जी ने शुरू किया। और जगह जगह गांधी जी कहने पर जैसे इन लोगों ने अब नमक आंदोलन में भाग लेना शुरू किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ। और गांधी जी ने भी कहा था कि अंग्रेजों ने इनको रोका तो उन्होंने कहा कि देखिए आज हमको आप रोक रहे हैं, अगर हर गांव से 10-10 नौजवान भी खड़े हो गए अगर तो भारत में 6 लाख गांव हैं, तो आप क्या करेंगे। और ये हुआ। गांधी जी ने जब आंदोलन शुरू किया, जैसे जैसे यात्रा उनकी बढ़ती गई, जगह जगह लोग अपने अपने घरों में नमक बनाने लगे, पानी खौला खला के, और महिलाओं ने इसमें बड़ा भागीदारी विरोध किया, घर में पानी खौला खला के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। सारा देश के हर भर जात के लोग इसमें जुटे और आंदोलन को आगे बढ़ाया लोगों ने। ये जबरदस्त आंदोलन चला। ये नमक आंदोलन ने अंग्रेजों को हिला दिया, फिर वो नमक कानून भी वापस लेना पड़ा अंग्रेजों को और गांधी जी को वहाँ सफलता मिली। नमक आंदोलन के बाद फिर 1942 आ जाता है, जिसमें कि 8 अगस्त 1942 को बम्बई में गांधी जी ने 30 में तो दिया था उन्होंने कि पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, लेकिन 1942 में उन्होंने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, बिल्कुल एक तरह से उनको कह दिया कि अब तुम्हें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो भारत छोड़ो। भारत परिषद के जितने साथी हैं आप जानते हैं कि हम लोगों ने 8 अगस्त को गांधी जी ने शाम को बम्बई में सम्मेलन था उसमें घोषणा की और 9 अगस्त से आंदोलन क्विट इंडिया अंग्रेजों भारत छोड़ो शुरू हो गया था। हम लोग भारत परिषद के गठन 8 अगस्त को नहीं किया, क्योंकि गांधी जी ने तो 8 अगस्त को कहा था ना कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसीलिए हम लोग का जो भारत परिषद गठन भी 8 अगस्त 1992 में इसी विचारधारा को लेकर किया कि उस समय तो देश को अंग्रेजों से भगाने की जरूरत थी, लेकिन अब देश को ठीक करने की जरूरत है। तो हम लोगों ने 8 अगस्त को भारत परिषद की स्थापना करके ये नारा दिया, तब क्विट इंडिया। अब
फिट इंडिया, मतलब अब तब तो अंग्रेज को भगाना था, लेकिन अब समय आ गया है कि हमको भारत को ठीक करना है। भारत को ठीक करने का मतलब है कि सभी संस्थाओं को जो भारत में हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सभी संस्थाओं को ठीक किया जाए ताकि वो जनता के फायदे के लिए कर रहा है। तमाम हम लोग इतने 92 से अपने संगठन को और भ्रष्ट तमाम उसके मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो अंग्रेजों ने भारत छोड़ो का इतना प्रभाव हुआ कि उसके बाद आप देखिए कि गांधी जी इस आंदोलन के बाद, हालांकि गांधी जी वगैरह सब तो उसी दिन गिरफ्तार हो गए, सब जेल चले गए, लेकिन आंदोलन देश के लोगों ने उसको चलाया और उसके बाद देखते बहुत समय नहीं लगा, 1946 आते आते देश को, भारत को अंग्रेजों ने भारत की आज़ादी के लिए मन बना लिया और 15 अगस्त 47 को पूर्ण रूप से भारत आज़ाद है। अब ये सारी बातें हम इसी बीच एक घटना और हुई कि 46 में जब देश की आज़ादी की प्रक्रिया चल रही थी तो भारत और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे की भी बातें शुरू हो गई। हालांकि गांधी जी ने जितने भी आंदोलन चलाए वो किसी जाति धर्म के लिए नहीं चलाए, उन्होंने भारत के देश को आज़ाद करने के लिए चलाए। भारत के जब भी कोई कानून भारतवासियों के खिलाफ था तब उन्होंने चलाया, और जहाँ जहाँ भी भेदभाव था उसके लिए चलाया, उसको ठीक करने के लिए चलाया। लेकिन अब कुछ लोगों के स्वार्थ से देश की बंटवारा हुआ और बंटवारे के बाद भारत पाकिस्तान बनने की बात शुरू हुई। उस समय ज़बरदस्त दंगा हुआ हिंदू मुसलमानों में, और 1946 में उस समय गांधी जी की उम्र 46 में क्या हो गई, आप करीब 76-77 साल के गांधी जी हो चुके थे। वहाँ जाके उन्होंने कलकत्ते में दंगा को मिटाने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब ये गांधी जी के तमाम आंदोलनों की बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि 24 साल का नौजवान किस तरह से अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। 75 साल में और 45-46 साल में भारत में आता है, फिर अपना संघर्ष शुरू करता है, और जीवन के 77 साल में वो कलकत्ते में जाके 77 साल की आयु में वो भूख हड़ताल करके हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो इतना कुछ कर रहा है पूरे जीवन भर, तो क्या आपके गांव में क्या 24 साल का कोई नौजवान नहीं है? क्या 45 साल का कोई व्यक्ति नहीं है? क्या 77 साल का कोई व्यक्ति नहीं है कि जो गांव की सरकार की व्यवस्था संविधान में दी हुई है उसके बाद भी उसको लागू सरकार नहीं कर रही है, तो उसके लिए आंदोलन नहीं चला सकता है? क्या गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गांधी जी से प्रेरणा लेके और अब इस गलत व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा सके? क्या किसी आप में कोई इतना किसी एक भी नौजवान में ऐसा, एक भी बुजुर्ग में ऐसा उत्साह नहीं पैदा हो रहा है कि हम भी अपने गांव के लिए और अपने गांव को आज़ाद कराने के लिए हम भी कुछ करें? आप इसे आप प्रेरणा लीजिए। गांधी जी से अगर आप प्रेरणा ले सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि हर गांव में एक आंदोलन खड़ा हो सकता है। साथियों, मैं मान लीजिए कि आपने इस आंदोलन की शुरुआत की, तो मैं आपको अगर आकर प्रेरणा गांधी से मिलता, मैं और भी महापुरुषों के बारे में बताऊंगा और उनके तरीके अलग अलग हैं, लेकिन अगर गांधी जी के इतने तरीके मैंने बताए, इससे कोई भी आपको उनके तरीके से आपको प्रेरणा मिलता है तो आप आंदोलन शुरू करिए। और एक बार मैं बताऊं कि आपको आंदोलन करना क्या है। अब बहुत सारी बातें आप जो भी तरीके अपना के जैसे भी करें, लेकिन एक बार मैं बताते इसलिए चल रहा हूं कि आपको कुछ एक रास्ते भी मिलते रहे। ये मर्जी आपकी है, आप उस रास्ते को चलिए ना चलिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। गांव में एक भी कोई आदमी तैयार हो, 2 आदमी तैयार हो, इनकी मर्जी है, करें ना करें। अगर आप समझते हैं कि हमें करना है तो आपको आगे बढ़ना है, आपका निर्णय। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने इस गांधी जी की बात से प्रेरित होकर एक भी आदमी अगर आंदोलन के लिए अपने को तैयार करता है, तो जैसे गांधी जी के जो जितने भी उनके गांधी जी के से प्रेरित काम करते थे, अपने को सत्याग्रही कहते थे, सत्याग्रही। आप इस बात से तैयार होकर गांव सरकार के लिए काम कर सकते हैं, तो अपने को गांव बली कहिए कि मैं गांव बली हूं। और अगर कोई भी इस तरह का गांव बली अपने को समझ के
अगर मन बनाता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9415002296। इस नंबर पे आप अपने को अपना नाम, अपना पता भेजिए, कहिए कि मैं गांव वाली हूँ और मैं आंदोलन गांव में अपने चलाऊँगा। नाम, पता और अपना आयु और भी जो भी आपने संचित फोटो के सहित आप भेजिए। अपना व्हाट्सएप भेजिए, फोटो नो भी भेजिए, बस नाम पता भेजिए कि मैं गांव बली बन के आंदोलन चलाना चाहता हूँ। अब गांव बली फिर से अपना फ़ोन नंबर मैं बता दूँ, व्हाट्सएप नंबर 9415002296। ये मेरा फ़ोन नंबर भी है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप गांव बली बन के इस पर अपनों को आप मैसेज भेजिए, व्हाट्सएप करिए, हम आपका नाम यहाँ रजिस्टर कर दें। जो लोग यह नाम भेजेंगे, गांव बली बनेंगे, उनको मैं पंचायती राज, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 व्हाट्सएप करूँगा। क्योंकि ये जो दिक्कत आ रही है ना गांव की सरकार बनने में, बहुत सारी दिक्कतें हैं। जो पहली दिक्कत आ रही है वो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 है। ये सबसे बड़ी दिक्कत का कारण है। इसमें क्या है, इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लिख रखा है कि गाँव पंचायतों को, जिनको हम गाँव सरकार कहते हैं, 29 विभाग तो दिए जा रहे हैं, लेकिन इस 29 विभाग में का संचालन जो भी सरकार निर्देश देगी उसके अनुसार संचालन होगा, उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो भाई जब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का ही संचालन होगा, उन्हीं के नियम चल रहे हैं, तो फिर उन अधिकारों का मतलब क्या? तो ये विधान को, ये जो धारा 15 है, इसको हर हालत में हटाना होगा। तो इसीलिए अगर आपको मैं भेजूंगा, अगर ये धारा 15 है व्हाट्सएप, अगर आप गांव बली, मैं उन्हीं को भेजूंगा जो गांव बली बनने को तैयार है। गांव बली जो बनेगा उसको मैं ये भेजूंगा। और धारा 15 को आप करना है कि उसको आप व्हाट्सएप से डाउनलोड कर, वो फोटो कॉपी निकाल लीजिए और उस धारा 15 के जो धारा है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का, उसको लेके आप गांव में लोगों को समझाइए। लोगों को अगर 10-20 आदमी हो तो उनको बात सामने अच्छे ढंग से कहिए, 150 आदमी हो तो भाषण दीजिए कि साहब ये देखिए, इसके नाते हमारे गांव सरकार नहीं बन पा रही है, और सबके सामने उसके धारा 15 के उस प्रावधान को, जो फोटो स्टेट कॉपी है, उसको जलाइए। उसको जलाएंगे, कहिएगा ये इसको जलाना है, क्योंकि ये हमारे लिए गांव सरकार बनाने में सबसे बड़ा बाधक है, इसलिए इसको हटा देना, इसको मिटा देना। और उस समय आप जो है अपना ये नारा दीजिए कि धारा 15 हटाओ, गांव सरकार बनाओ। धारा 15 हटाओ, गांव सरकार बनाओ। धारा 15 मुर्दाबाद, गांव सरकार जिंदाबाद। ये कह के अगर इस तरह से आप शुरू करेंगे, और इसका भी आप वीडियो बना के हमको भेजिए और तमाम अपने मित्रों दोस्तों को भेजिए, ताकि लोग समझें कि गांव सरकार के आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और गांव सरकार के आंदोलन की शुरुआत ऐसे हो चुकी है। गांव सरकार के बारे में क्यों जरूरी है, ये मैंने आपको बताया, पहले 10 एपिसोड में बता चुके हैं। फिर बताइए उनको कि गुलामी से मुक्ति कराना है। भारत तो आज़ाद है, लेकिन गांव गुलाम है। गांव को मुक्ति कराना है, और इसलिए गांव को, देश के, भारत गांव को अगर गुलामी से मुक्ति कराना है तो धारा 15 को जाना है। तो इस तरह से अपने अपने ढंग से आप आंदोलन को चलाइए, अपना मुद्दा बनाइए, अपने अपनी भाषा में, अपने तरीके से, अपने नारे से, अपने नए नए नारे बनाइए, नए नए गीत बनाइए, और इस आंदोलन को आप आगे बढ़ाएंगे। आप लगातार अगर इसको करेंगे तो आप निश्चित जानिए कि आपको सफलता मिलेगी और गांव सरकार बनेगी। गांधी जैसा आदमी, उस समय 1991 में गांधी को कौन जानता था? एक आदमी विदेश में जाके अपने संकल्पों के साथ संघर्ष करके अंग्रेज सरकार को हरा सकता है। तो ये तो आपके भारत की अपनी सरकार है, लोग तो आपके वोट से सरकार बनती है। इसको गिराने में, इसको हटाने में, इसको अपनी बात मनवाने में कितना समय लगेगा? लेकिन ये है कि आप अगर संकल्प नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप संकल्प नहीं करेंगे तो ये लोग बिल्कुल, इनको मैंने बता ही चुके हैं कि ये गांव को गुलाम बनाने में ही इनकी नेतागिरी चमकती है, इनकी इसी गांव को गुलाम बनाने में इनकी राजनीति चमकती है, गांव को बनाने में इनको सत्ता भोग मिलता है, गांव के गुलाम बनाए रहने में ही इनका रुतबा बनता है, इनका भौकाल बना हुआ है। तो ये सारे
ये कभी इसको गांव के सरकार को बनाने में नहीं करेंगे। लेकिन जब आप इस तरह के आंदोलन शुरू हो जाएंगे तो आप देखिएगा कि बहुत दिन नहीं रहेगा, लेकिन आपको संकल्प लेना पड़ेगा। और गांव वाली नहीं बनेंगे तो आप कोई गांव, अब गांव में कोई बात को कौन बताएगा गांव के लोगों को? एक गांव वाली जो है पूरे गांव को जागृत कर सकता है। जब एक गांधी पूरे अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जाके इतना बड़ा काम कर सकता है, एक गांधी इस अंग्रेजों के साम्राज्य को उलट सकता है, एक गांधी सत्य और अहिंसा के मार्ग से चल के इतने बड़े साम्राज्य को, जिसका सूरज नहीं डूबता था, उसका भारत से सूरज डुबा दिया। तो आप क्या गांव में अपने, जहां आप पुश्तों से रह रहे हैं, जहां आपके अपने लोग हैं, जहां आपके साथी संगी हैं, क्या वहां एक कोई आंदोलन खड़ा करके आप ये अपने इस 70 साल की गुलामी से अपने को मुक्त नहीं करा सकते हैं? तो इतना कितना मतलब अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर जीने का कुछ मकसद क्या है कि अपने, अगर आप गुलामी में जी के कौन सा सुख पाएंगे? और देखिए, गांधी ने जो भी किया देश के लिए किया, गलत कानून के लिए किया। हम लोग भी जो कर रहे हैं, कोई किसी जात के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी एक के लिए नहीं कर रहे। अगर गांव की गुलामी से मुक्त होंगे तो सारा गांव उसका फायदा मिलेगा, और सारे गांव के एक एक व्यक्ति को फायदा मिलेगा, और व्यक्ति की गरिमा बढ़ेगी। क्योंकि गुलामी में रहने से किसी की गरिमा नहीं बढ़ती। लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को सम्मान मिलेगा, अपने ढंग से आगे बढ़ने के तरीके बनेंगे। गांव में गुलामी से मुक्ति मिलेगी तो लोगों को सोचने, विचारने, नई नई चीज़ें करने, नई नई व्यवस्थाएं बनाने, कल्पनाशीलता बढ़ेगी। और वो हम आगे बताएंगे कि आपको गांव जब सरकार बनेगी तो कैसे उसको चलाया जाएगा, और गांव की सरकार में क्या क्या होगी, वो तो आगे बात है। लेकिन अभी जो है, इन कड़ियों में मैं आपको एक न एक दिन रोज हर रविवार को जो बताते जा रहा हूँ, उसे यही बताऊंगा कि किस तरह से आप महापुरुषों ने आंदोलन किया। और फिर एक बात कहूँगा कि मैं नहीं बताऊंगा आपको कि ऐसे सब लोग मिलके करें। हर गांव में इन महापुरुषों के आंदोलन के तरीकों को सोचिए, समझिए। आपका जितना पुरुषार्थ है, आपके अंदर जितना आत्मबल है, आपके अंदर आपकी जो परिस्थिति है, उसके हिसाब से सोचिए कि आप कैसे आंदोलन चलाएंगे। गांधी जी ने बहुत बार तो भूख हड़ताल की, 20 बार तो उन्होंने भूख हड़ताल की, कम से कम कई बार, जितने बार जेल गए। तो ये सारी तकलीफें भी उन्होंने सही। तो आप ये देखेंगे, आप जो आंदोलन करेंगे उसमें आप तकलीफ झेल सकते हैं कि नहीं, उसमें डंडे खा सकते हैं कि नहीं, तो ये सब विधि ना। लेकिन आप वो सरकार हिंसात्मक हो जाए, ये अलग बात है, लेकिन आपको हिंसात्मक नहीं होना है। सरकार तो जब भी आप अपने किसी मांग को करेंगे तो आप डंडे चलाएगी, वो हिंसात्मक हो जाती है। लेकिन गांधी जी ने भी किया, गांधी जी कभी हिंसात्मक नहीं हुए, सरकारें हिंसात्मक हुई और सरकारों को हिंसात्मक भुगतना पड़ा। उसी तरह आप हिंसात्मक ढंग से गांधी जी के तरीके से चलेंगे तो अगर गांधी जी का तरीका चलना है तो अहिंसा जरूर अपनाना है। बाकी महापुरुषों ने जो तरीके अपनाए उसको बाद में बताऊंगा, उस पर आप सोचिएगा। लेकिन अगर गांधी के रास्ते पर चलना है तो आपको अहिंसात्मक ढंग से चलना है और अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन कराना है और सरकार के हिंसा को झेलना है। सरकार अगर हिंसा करेगी तो सरकार उसको भुगतेगी। तो साथियों, ये आज का गांधी जी का था। अगले रविवार किसी और महापुरुष के बारे में बात करेंगे। और आपको जैसे मैंने बताया कि आप गांव वाली बनिए। एक बार फिर मैं अपने फ़ोन नंबर को दोहराता हूँ, 9415002296। इस पर आप गांव वाली बनने का संकल्प लेते हैं तो हमको व्हाट्सअप करिए और हम आपके नाम को रजिस्टर करेंगे। फिर आपको हम उसको भेजेंगे धारा 15, और धारा 15 के लेके आप उसको पब्लिकली आप गांव के लोगों को जुटा के उसको जलाएंगे और फिर अपने व्हाट्सएप बना के और आप हमको और अपने मित्रों को भेजेंगे और इस तरह एक आंदोलन आप खड़ा कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और मैं समझता हूँ कि आज की शुरुआत जो है, आंदोलन की शुरुआत जरूर रंग लाएगी, गाँव की सरकार एक दिन बन के रहेगी। धन्यवाद।